रामलखन सिंह यादव महाविद्यालय रांची, राजनीति विज्ञान विभाग, बीए सेमेस्टर 3 के विद्यार्थियों के साथ मैं स्मिता किरण टुप्पो आज चर्चा करूंगी उनके कोर पेपर 6 तुलनात्मक शासन एवं राजनीति के दूसरे अध्याय ब्रिटिश, अमेरिकी, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले हम शुरू करेंगे ब्रिटिश संविधान से। ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन या इंग्लैंड, ये तीनों एक ही देश के नाम हैं। और जब हम कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन तो इसमें उत्तरी आयरलैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ये 3 क्षेत्र भी आते हैं। ग्रेट ब्रिटेन के संविधान के बारे में हमें मालूम है कि यह विकसित और अलिखित संविधान है। विकसित इसलिए क्योंकि इसने लंबे राजतांत्रिक शासन काल में और उसके बाद फिर लोकतांत्रिक शासन काल में अपने को विकसित किया है और उसका जो वर्तमान स्वरूप है वह अभी भी विकासमय है, विकास के क्रम में है। संवैधानिक विकास की दृष्टि से अगर हम ब्रिटिश संविधान को देखेंगे तो इसको 6 भागों में बांटा गया है, 6 पीरियड्स में बांटा गया है। और पीरियड्स कौन कौन से हैं ये आप अपनी पुस्तक में आपको दिए गए जो मटेरियल है उसमें देख सकते हैं। एंग्लो सैक्सन पीरियड जिसमें सीमित राजतंत्र था, नॉर्मन एंजीवन पीरियड जिसमें निरंकुश राजतंत्र था, फिर तीसरा पीरियड जो है प्लांटेगनेट और लंकास्टियन पीरियड। ये जो पीरियड है इसमें एक महत्वपूर्ण बात की चर्चा हो सकती है तीसरे काल में, जो कि है मैग्ना कार्टा से संबंधित। मैग्ना कार्टा या महान अधिकार पत्र 1215 में हस्ताक्षरित किया गया था सम्राट जॉन और सामंतों के द्वारा, ब्रिटिश सामंतों के द्वारा। इस अधिकार पत्र में, इस मैग्ना कार्टा में सामंतों को अधिकार दिए गए थे और धीरे धीरे विकसित होते होते वे सारे अधिकार सामान्य लोगों के अधिकार बन गए। मैग्ना कार्टा से ही राजा की या राजतंत्र की निरंकुशता थोड़ी सीमित हुई और मर्यादित राजतंत्र की दिशा में ये शासन आगे बढ़ा। इसके बाद चौथा काल है ट्यूडर पीरियड जिसमें फिर से कठोर राजतंत्र आया। स्टुअर्ट पीरियड जिसमें लोकतंत्र की आधारशिला रखी गई, गृह युद्ध की स्थिति उस समय में थी। और छठा पीरियड है हैनोवर पीरियड जिसमें संसदीय जनतंत्र का विकास हुआ या संसदीय लोकतंत्र का विकास हुआ। हैनोवर पीरियड के पहले 1688 का जो समय है वह गौरवपूर्ण क्रांति या ग्लोरियस रेवोल्यूशन के लिए जाना जाता है। गौरवपूर्ण क्रांति या ग्लोरियस रेवोल्यूशन से यह निश्चित हुआ कि सम्राट की शक्तियां सीमित होनी चाहिए और सम्राट के द्वारा निरंकुश आचरण के मार्ग को नहीं अपनाया जा सकता है। अंतिम समय जो था, अंतिम काल जो था ब्रिटिश संविधान के विकास का, जब लोकतंत्र की शुरुआत हुई हैनोवर पीरियड में, तो लोकतंत्र का विकास शुरू हुआ। राजा की जो शक्तियां थी या राजतंत्र की जो शक्तियां थी उन शक्तियों का पतन होने लगा, मंत्रिमंडलीय प्रणाली का विकास होने लगा और लोक सदन का लोकतंत्रीकरण हुआ। 2 सदन हैं ब्रिटेन में, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। तो लॉर्ड सभा को शुरुआत में बहुत ज़्यादा शक्तियां थी, उन शक्तियों में कमी आनी शुरू हुई। रॉबर्ट वॉलपोल को ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री कहा जाता है। तो ये ब्रिटिश संविधान के विकास की पृष्ठभूमि है। इसके स्रोत को अगर हम देखें तो ब्रिटिश संविधान के अलग अलग स्रोत कहे जा सकते हैं। चूंकि ये लिखित नहीं है, लिखित संविधानों के बारे में हम बहुत सारे स्रोतों को जानते हैं कि कहाँ कहाँ से वो चीज़ें ली गई और कैसे उसको लिखा गया। पर जब ब्रिटिश संविधान अलिखित है तो अलिखित संविधान भी कहीं से कुछ जो नियम हैं, जो अधिनियम है, वो कहीं से तो आए, कहाँ से आए। तो उन स्रोतों को हम जानें कि क्या क्या वे स्रोत हैं जहाँ से ब्रिटिश संविधान के नियम लिए गए हैं। तो कुछ अधिकार पत्र, जैसे मैंने मैग्ना कार्टा की चर्चा की, महान अधिकार पत्र, या कुछ ऐतिहासिक प्रलेख।
उन प्रलेखों में जो चीज़ें बताई गई या उन अधिकार पत्रों में जो चीज़ें लिखी गई है, जो बातें लिखी गई, उन बातों को संविधान में लिया गया। संवैधानिक विकास के इस लंबे इतिहास में इन प्रलेखों या अधिकार पत्रों ने अपनी भूमिका निभाई है। 1215 का मैग्ना कार्टा, 1628 का पिटिशन ऑफ राइट्स अधिकार याचिका पत्र और 1689 का बिल ऑफ राइट्स, ये महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मैग्ना कार्टा, पिटिशन ऑफ राइट्स एंड बिल ऑफ राइट्स, ये महत्वपूर्ण प्रलेख हैं, ऐतिहासिक प्रलेख हैं या अधिकार पत्र हैं जिनको ब्रिटिश संविधान के स्रोत के रूप में देखा जाता है। इसके बाद कुछ संसदीय अधिनियम हैं। क्योंकि ब्रिटिश संविधान अलिखित है, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें कानून का अंश भी है, कानून भी हैं, तो संसदीय अधिनियम जो हैं, जो संसद अधिनियम पारित करता है, उन अधिनियमों के को भी स्रोत माना गया है ब्रिटिश संविधान का। कई अधिक संसदीय अधिनियम है, बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून है, व्यवस्था अधिनियम है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, सुधार अधिनियम है, वेस्टमिंस्टर अधिनियम है। इनकी तिथियों को आप अपनी किताब में देखेंगे तो ये तिथियों के साथ में कब कब कौन से अधिनियम आए, इनको आप देखें, पढ़ें। संसदीय अधिनियम स्रोत एक अन्य स्रोत के रूप में माने जाते हैं, ब्रिटिश संविधान के स्रोत के रूप में। कुछ न्यायिक निर्णय हैं जो कि ब्रिटिश संविधान के स्रोत के रूप में हैं। कुछ महत्वपूर्ण विवादों में न्यायपालिका ने जो निर्णय दिए, उन निर्णयों को बाद में संविधान में शामिल कर लिया गया, नियमों के रूप में शामिल कर लिया गया। कुछ न्यायालय द्वारा स्वीकृत रीति रिवाज, परंपराएं, सामान्य विधियां या सामान्य जो कॉमन लॉ होता है, सामान्य कानून होता है, वे भी संविधान के स्रोत हैं। प्रथाएं और परंपराएं, चूंकि ये विकसित संविधान है, लिखित नहीं है, तो प्रथाएं और परंपराएं संविधान का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जो चीज़ें शुरू से चली आ रही हैं प्रथाओं के रूप में या परंपरा के रूप में, उन परंपराओं को ब्रिटेन ने अपने संविधान में स्थान दिया है। कई प्रकार की परंपराएं हैं जिन पर ब्रिटिश संविधान आधारित है। इसके अलावा संविधान पर महत्वपूर्ण जो टीकाएं लिखी गई हैं, उन टीकाओं को भी संविधान का स्रोत माना जाता है। उस पर जो आर्टिकल्स लिखे गए हैं, उनकी जो व्याख्या की गई है, उसे संविधान का स्रोत माना जाता है। ब्रिटिश संविधान को संयोग और विवेक का शिशु कहा जाता है, चाइल्ड ऑफ विजडम एंड चांस। तो क्यों संयोग और विवेक का शिशु या संयोग और विवेक का बालक इसे कहा जाता है, चाइल्ड ऑफ विजडम एंड चांस? दोनों चीजें हैं, एक तो संयोग और दूसरा विवेक। संयोग के आधार पर कैसे ब्रिटिश संविधान आगे बढ़ा और उसमें विवेक का क्या विवेक के क्या क्या तत्व हैं, ये जो कथन है, ये लिटन स्ट्रेची का कथन है, जिसने कहा है कि ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है। इसे हम लोग 2-3 पॉइंट्स में समझेंगे। लिटन स्ट्रेची क्यों कहते हैं कि यह संयोग का शिशु है? कई बातें ऐसी हैं जो संयोग से विकसित होती चली गई या संयोग से सामने आती चली गई, और फिर ब्रिटिश संविधान को या ब्रिटिश व्यवस्था को संयोग के आधार पर विकसित कहा जा सकता है। ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और द्विसदनात्मक व्यवस्था है। तो ये जो द्विसदनात्मक व्यवस्था है, ये किसी सोची समझी योजना के आधार पर नहीं अपनाई गई थी, ये संयोगवश अस्तित्व में आ गई थी। सदन में व्यवस्थापिका में या संसद में 2 सदन हैं, तो ये दोनों सदनों का निर्माण संयोगवश हुआ। इसके बाद मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था का विकास, ये भी संयोगवश ही हुआ। 17वीं सदी से पहले तक मंत्रिमंडल का विकास हो रहा था। एंग्लो सैक्सन का पीरियड और नॉर्मन पीरियड में 2 तरह की संस्थाएं थी उस वक्त प्रशासन को सहयोग देने के लिए। एक बुद्धिमानों की सभा थी और एक शाही परिषद थी।
इन दोनों संस्थाओं ने आगे चलकर कैबिनेट का रूप धारण किया। मंत्रिमंडल का विकास भी संयोगवश ही हुआ। चार्ल्स सेकंड के समय में परामर्शदाता समिति थी, 5 लोगों की समिति थी जो राजा को सलाह देते थे, और उन 5 लोगों के नाम के प्रथम अक्षर को लेकर के 5 लोग थे, क्लिफोर्ड, ऑलिंगटन, बकिंघम, एशले और लॉर्डरडम। तो इन 5 लोगों के नाम के शुरुआती अक्षर को लेकर के कैबाल कहा जाता था उनकी परामर्शदाता समिति को, चार्ल्स सेकंड के परामर्शदाता समिति को। और आगे चलकर कैबाल के स्थान पर कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया और यह धीरे धीरे विकसित हो गया कैबिनेट के रूप में। तो यह भी संयोगवश ही हुआ। वालपोल का प्रधानमंत्री बनना, मैंने पहले बताया कि सर रॉबर्ट वालपोल को ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री कहा जाता है। प्रधानमंत्री पद की भी शुरुआत सोची समझी योजना के तहत नहीं हुई थी। राजा को के काम को देखने के लिए एक व्यक्ति को सुनिश्चित किया गया था, एक व्यक्ति को रखा गया था जिन्होंने राजा के तरफ से शासन का काम देखना शुरू किया था। तो धीरे धीरे वह पद प्रधानमंत्री के पद के रूप में विकसित हो गया। तो ये सब कुछ संयोग की बातें हैं जो कि ब्रिटिश संविधान के साथ में आई हैं। वो सोची समझी योजना के तहत वो चीज़ें नहीं आई, वो संयोगवश चीज़ें होती चली गई और ब्रिटिश संविधान में उनको समावेशित कर लिया गया। अब विवेक के कौन कौन से तत्व हैं, क्योंकि इसको चाइल्ड ऑफ विजडम और चांस दोनों कहा जा रहा है। तो चांस, बाय चांस कुछ चीज़ें बनी। अब विजडम के क्या क्या तत्व हैं या विवेक के क्या क्या तत्व हैं, ये भी हम सुन लें। विवेक के तत्वों में सबसे पहला निरंकुश राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ आगे बढ़ने की बात है। ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र कई सालों तक रहा, तो निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना और उसके बाद लोकतंत्र को विकसित करना, ये विवेकपूर्ण कार्यों का परिणाम है, ये बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों का परिणाम है। शुरू में मैंने चर्चा की कि ऐतिहासिक प्रलेखों की भूमिका है या उनका योगदान है ब्रिटिश संविधान के स्रोत के रूप में। मैग्ना कार्टा, पेटिशन ऑफ राइट्स एंड बिल ऑफ राइट्स, तो अधिकार याचिका पत्र और अधिकार पत्र। मैग्ना कार्टा, अधिकार याचिका पत्र और अधिकार पत्र, ये विवेक के तत्वों को दर्शाते हैं, इसमें विवेक है। इसके बाद वयस्क मताधिकार, गुप्त मतदान प्रणाली और एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का जो विकास हुआ, ये भी विवेक का तत्व है। इसमें भी विवेक है क्योंकि इसको योजना के सोची समझी योजना के तहत इन चीज़ों को लाया गया। वयस्क मताधिकार को, गुप्त मतदान प्रणाली को और निर्वाचन क्षेत्र कैसा होगा, इनको योजनाबद्ध तरीके से लोकतंत्रीकरण इनका किया गया या लोकतांत्रिक व्यवस्था में इनको योजनाबद्ध तरीके से लाया गया। इसके बाद लोक सदन की श्रेष्ठता, लोक सदन की श्रेष्ठता, हाउस ऑफ कॉमन्स की श्रेष्ठता हाउस ऑफ लॉर्ड्स पर कैसे स्थापित हो, यह भी विवेक का तत्व है या विवेक से ही इसको लाया गया है। पहले में लॉर्ड सभा श्रेष्ठ स्थिति में था, लेकिन धीरे धीरे जब लोकतंत्र विकसित होने लगा तो लॉर्ड सभा को या हाउस ऑफ लॉर्ड्स को उसकी शक्तियां कम करते 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 सारी शक्तियां हाउस ऑफ कॉमन्स के पास आती गई और लॉर्ड सभा की शक्तियों को बहुत ज़्यादा सीमित कर दिया गया। अंतिम शक्ति हाउस ऑफ कॉमन्स के पास में रहेगी या लोक सदन के पास में रहेगी। तो संसद की प्रभुसत्ता का मतलब अभी के समय में ब्रिटेन में संसद की प्रभुसत्ता का मतलब है लोक सदन की प्रभुसत्ता या हाउस ऑफ कॉमन्स की प्रभुसत्ता। तो ये बातें भी विवेक से संबंधित है। लॉर्ड सभा की रचना में या उसकी संरचना में जो पियर्स, कितने पियर्स होंगे और कितने लोग उसमें होंगे, तो इनकी संरचना में जो सुधार किया गया वह भी विवेक का ही परिणाम है। तो ब्रिटिश संविधान की कुछ बातें बाई चांस हुई और कुछ बातें विजडम से आई, इसलिए इसको लिटन स्ट्रेची ने चाइल्ड ऑफ विजडम एंड चांस कहा है।
दोनों चीज़ें हैं, संयोग भी है और विवेक भी है। अब क्या क्या इसकी विशेषताएं प्रमुख रूप से हैं, इसे हम अगले ऑडियो में सुनेंगे।